नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज और शहर एवं प्रदेश भर की तमाम खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ आयुषी। बढ़ेंगे खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। प्रदेश भर में कांग्रेस ने किया जेल भरो आंदोलन। विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी से नाराज 2 दिनों से राज्य सरकार के खिलाफ कर रही है प्रदर्शन। अशोकनगर और सरकंडा इलाके में सड़कें हुई जर्जर। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढों से बढ़ रही है हादसों की आशंका। जिम्मेदार विभाग ने साधी चुप्पी। गैस सिलेंडर में पानी निकलने की शिकायत, ठगे जा रहे हैं उपभोक्ता। नाराज उपभोक्ताओं ने गैस एजेंसी के खिलाफ उग्र आंदोलन करने की दी चेतावनी। और अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ के द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाए जाने की तैयारियां जोरों पर। होंगे विविध आयोजन। शहर में निकलेगी भव्य शोभा यात्रा। जगह जगह दही हांडी फोड़ प्रतियोगिता का होगा आयोजन। बिलासपुर की तमाम खबरों व गतिविधियों को जानने के लिए आप हमारे ग्रैंड न्यूज चैनल के यूट्यूब व फेसबुक को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। और चलिए अब खबरों को देते हैं विस्तार। पूरे प्रदेश में कल विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेसियों ने धरना दिया, तो वहीं आज यूथ कांग्रेस द्वारा जेल भरो आंदोलन किया जा रहा है। विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक गलियारों में सियासत और भी तेज हो गई है। बिलासपुर अंबेडकर चौक से लेकर युवा कांग्रेस के लोगों द्वारा जेल भरो आंदोलन कर सरकार का विरोध प्रदर्शन करते हुए देवेंद्र यादव की रिहाई की मांग कर रहे हैं। बिलासपुर जिला प्रभारी खुशबू वैष्णव ने अपने बयान में सरकार के प्रति तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि देवेंद्र यादव को बेबुनियादी तरीके से गिरफ्तार करने की बात कही गई है। खुशबू वैष्णव ने देवेंद्र यादव की रिहाई न करने पर आंदोलन और भी उग्र होने की चेतावनी दी है। हमारे बिलासपुर के हमारे देवेंद्र यादव जी कांग्रेस के विधायक को और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और एनएसयूआई अध्यक्ष और सत्ताधारी समाज के साथियों को जो जेल में डाला गया फर्जी एफआईआर करके, उसके विरोध में आज बिलासपुर युवक कांग्रेस सैकड़ों की संख्या में जेल भरो आंदोलन कर रही है। और यह अनुग्रह करती सरकार से जल्द हमारे साथियों को छोड़ा जाए, और अगर सरकार जल्द हमारे साथियों को नहीं छोड़ती तो हम इससे बड़ा हजारों संख्या में आंदोलन करेंगे। उसकी जिम्मेदार भाजपा सरकार है। देवेंद्र यादव जी जिला अध्यक्ष बलौदा बाजार के शैलेंद्र बंजारा जी और एनएसयूआई के अध्यक्ष सूर्यकांत वर्मा जी, और साथ ही अनेक एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के बहुत सारे हमारे साथी सतनामी समाज के बहुत ही सम्मानीय गण, सभी लोगों को बिना किसी वजह और बिना किसी जुर्म के जो बीजेपी की सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा गिरफ्तार किया गया, हम उनकी रिहाई की मांग को लेकर आज पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे युवक साथियों के द्वारा जेल भरो आंदोलन आज किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में हम हिस्सा बन रहे हैं और हम देवेंद्र यादव की रिहाई की मांग करते हैं। एनएसयूआई के अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और सभी लोगों की रिहाई की मांग करते हैं। जब से भाजपा सरकार आई है, लगभग 8 महीना हो गया है भाजपा सरकार आई है, अपराध जो बढ़ रहा है अभी छत्तीसगढ़ में रेगुलर देख रहे हो आप, हत्याएं हो रही है, चाकूबाजी हो रही है और कांड हो रहा है। उसको ना कर ना उसका मतलब पुलिस प्रशासन को ना करके आज जो हिंसा हुआ है बलौदा बाजार में, जो कई नामी युवाओं को उनको गिरफ्तार करके, और जो हमारे जो कांग्रेस नेता है, हमारे विधायक देवेंद्र यादव जी, उनको जो बेगुनाह है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आज उन्हीं के विरोध में युवा कांग्रेस ने जेल भरो आंदोलन किया है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में आज हर विधानसभा से सभी साथी आए हुए थे और हमको गिरफ्तार करके हम लोग अपनी गिरफ्तारी देकर विरोध प्रदर्शन किया। जय किसान यादव, राजीव यादव, जिला प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा बलौदा बाजार प्रकरण में भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव व युवा कांग्रेस एनएसयूआई के जिला अध्यक्षों व कांग्रेस कार्यकर्ताओं को विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी के विरोध में बस्तर जिला युवा कांग्रेस एनएसयूआई के संयुक्त तत्वाधान में जेल भरो आंदोलन किया गया, जिसमें कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं का रैली राजीव कांग्रेस भवन से निकलकर मुख्य मार्गों से होते हुए सिटी कोतवाली तक पहुंचे और जगदलपुर सिटी कोतवाली में मेन गेट के सामने सड़क पर बैठकर कुछ देर नारेबाजी करते रहे, और उसके बाद सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसियों ने पुलिस को अपनी गिरफ्तारी दी। बलौदा बाजार आगजनी प्रकरण में जिस प्रकार सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अपने फेलियर को छुपाने के लिए जिस प्रकार से हमारे दुर्ग जिले के विधायक आदरणीय देवेंद्र यादव जी सहित हमारे युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष एनएसयूआई के साथियों सहित तमाम लोगों को जो फंसाया जा रहा है, निर्दोष लोगों को टारगेट किया जा रहा है, वो बिल्कुल भी स्वीकार योग्य नहीं है। सरकार आती जाती रहती है, भारतीय जनता पार्टी के इशारे में पुलिस के आला अधिकारी इस प्रकार से जो कार्य कर रहे हैं, सरकार आती जाती रहेंगी। अगर कांग्रेस की सरकार आएगी
तो ऐसे जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे में काम करने वाले पुलिस के आला अधिकारी जाग जाएं, आगामी दिनों में सरकार आने पे ऐसे लोगों को जेल के सलाखों के पीछे होंगे। माननीय श्री देवेंद्र यादव जी विधायक लाई, उनको जो जिस प्रकरण में गिरफ्तार किया गया बलौदा बाजार के, हालांकि वो सिर्फ 10 मिनट मंच में बैठे और हमारे जो सतनामी समाज के युवा हैं उनका साथ दिए। एक युवा होने के नाते, एक नेता होने के नाते और एक सोशल वर्कर होने के नाते उन्होंने बस उनका साथ दिया, जिसके तहत उनके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी धाराएं लगाई गई, आर्म्स एक्ट जैसी धाराएं लगाई गई और उसके तहत उनको गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही हमारे यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष व हमारे NSUI के जिला अध्यक्ष, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनको रिहा करने के अगेंस्ट में हमने जो है भाजपा सरकार जो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए माननीय देवेंद्र यादव जी को और हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों को गिरफ्तार कर रही है, उसके विरोध में हमने ये प्रदर्शन किया। और जो जनता से महिलाएं हैं वो भी आके हमारे साथ दी है, प्लस कार्यकर्ता हैं वो, उन्होंने भी आके देवेंद्र यादव जी के समर्थन में अपनी गिरफ्तारी की है। देवेंद्र यादव जी हम सबके बड़े भाई हैं और हम सारी बहनों ने उनके सपोर्ट में गिरफ्तारी की। भिलाई के विधायक श्री देवेंद्र यादव जी की गिरफ्तारी के विरोध में युवा कांग्रेस के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिसमें वो रैली मार्च के द्वारा कोतवाली परिसर में गिरफ्तारी देने के लिए आए थे। इसमें लगभग अभी 100 लोगों का गिरफ्तारी, 100 के आसपास लोगों ने गिरफ्तारी दी है। अभी काउंटिंग पूरी नहीं हुई है। क्या कार्रवाई होगी? अस्थायी जेल के रूप में कोतवाली परिसर को बनाया गया था, तो गिरफ्तारी हो गई है और अब जमानतदार के द्वारा जो तहसीलदार साहब हैं, SDM साहब हैं, उनके द्वारा उनको जमानत पर छोड़ा। रेलवे मजदूर यूनियन बिलासपुर में रविवार को वार्षिक अधिवेशन रेलवे सांस्कृतिक भवन में रखा गया, जिस पर रेलवे ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष और कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद रहे। रेलवे मजदूर यूनियन चेन्नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है और उसे कार्यकारिणी का सम्मान किया गया। अध्यक्ष और यूनियन के वरिष्ठ पदाधिकारी ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन में अपने यूनियन को मजबूती देने को लेकर बात कही। इसके अलावा यूनियन से जुड़े सभी सदस्यों के हितों का ध्यान रखने को लेकर रणनीति पर चर्चा की। रेलवे मजदूर यूनियन की तरफ से रखे गए इस भाग्य आयोजन में नई पेंशन नीति का विरोध भी किया गया और पुरानी पेंशन नीति लागू करने की मांग रखी गई। ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष ने कहा कि रेलवे मजदूर यूनियन रेलवे से जुड़े विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे मजदूरों का एक संगठन है जो कि उनके हितों की रक्षा करता है। रेल मजदूर यूनियन का वार्षिक अधिवेशन और हिंद मजदूर किसान पंचायत का राष्ट्रीय वार्षिक अधिवेशन हो रहा है। साथ में रेल मजदूर यूनियन के द्वारा जीते हुए प्रत्याशियों का सम्मान भी समारोह भी हो रहा है। इस चुनाव में, कोऑपरेटिव चुनाव में हम लोगों की एक अच्छी जीत हुई है और कुछ जगह में दूसरे और तीसरे पोजीशन में है, इसलिए हम लोग यह प्रोग्राम को इस जगह आयोजित करे हैं। आने वाला मान्यता का चुनाव भी होने वाला है, जिसकी तैयारी भी आज से चालू होगी। वर्तमान सरकार ने अभी कल ही की न्यूज़ में नई पेंशन नीति की जगह मॉडिफाइड पेंशन नीति लाई है। यह घोर निंदनीय विषय है, हम इसकी निंदा करते हैं। हमें ओल्ड पेंशन, हूबहू ओल्ड पेंशन नीति ही चाहिए और इसके लिए जो भी हो सकेगा हम प्रयास करेंगे और लड़ाई अंततः जारी रखेंगे जब तक निर्णायक संघर्ष के लिए हम लोग अग्रसर हैं। MN रिजवान, रेल महामंत्री, रेल मजदूर यूनियन का महामंत्री। सरकंडा नया पुल के पास की सड़क की हालत बेहद ही जर्जर है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रही है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ से हजारों लाखों लोग रोज शहर से इस ओर से उस ओर आना जाना भी करते हैं, क्योंकि ये एक प्रमुख रास्ता है लोगों के आने जाने के लिए। अधिकांश लोग अपने दफ्तर, बाजार, कलेक्ट्रेट परिसर, SP कार्यालय, तहसील जैसे अन्य विभागों में रोज आना जाना करते हैं। कई लोग अपनी दुकान के लिए और लाखों छात्र छात्राएं स्कूल और कॉलेज आना जाना करते हैं। शहर के इस मुख्य मार्ग पर गड्ढों ने अपना डेरा बनाए रखा है। सड़क की हालत इतनी जर्जर हो गई है कि कोई भी बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है, लेकिन आखिरकार प्रशासन की नजर इस पर क्यों नहीं पड़ रही है, ये एक सोचने वाली बात है। अभी हम मौजूद हैं सरकंडा क्षेत्र के नए पुल के पास, जहाँ की सड़क इतनी काफ़ी दयनीय और जर्जर हो चुकी है जिसे देखकर लोग कहेंगे कि ये सड़क है या गड्ढों का इलाका। आप देख सकते हैं किस तरह से गड्ढे हुए हैं, ऊपर हैं।
लाखों लोग यहाँ से लगातार आना जाना करते हैं। और आगे पुल भी है, इस पुल से लोग पार करके शहर के मुख्य गली और चौक चौराहों पर पहुँचते हैं, जहाँ रोज़ का रोज़ लोगों को इस क्षेत्र से होकर उस पार जाना पड़ता है नदी को क्रॉस कर। वहाँ पर एक पुल बना हुआ है, आप देख सकते हैं इस तरह से। और इसी रोड की आप देखिए किस तरह से यहाँ की हालत ख़राब हुई है, जर्जर रोड है। सड़क पर आप देख सकते हैं गड्ढे बने हुए हैं, अधिकांश गड्ढे इतने बड़े बड़े जहाँ लोग काफ़ी बड़ी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। आप पीछे देख सकते हैं किस तरह से रोड पर गड्ढे छाए हुए हैं। ये गड्ढों का ढेर लगा हुआ है इस क्षेत्र में। इस पूरे रोड में गड्ढों का ढेर लगा हुआ है। इतने गड्ढे हैं कि लोग अगर इसकी चपेट में आके तो बड़ा हादसा हो सकता है। लाखों लोग दिन भर यहाँ से होकर गुजरते हैं। पीछे कुछ लोग हमारे साथ अभी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम इस बात को लेकर अभी चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? गुलाम जी, ये सड़क आप देख रहे हैं, इसकी स्थिति कितनी दयनीय हो चुकी है, कितनी जर्जर, इसको लेकर आप क्या करेंगे? यहाँ पर बहुत एक्सीडेंट हो जा रहा है, कई बार लोग गिर जाते हैं, स्कूटर चलाने वाले सब इससे हो जाता है, गिर जाते हैं। ये कितने समय से ये हालत सड़क की इस तरह से? ये अभी लगभग साल भर होने जा रहा है। साल भर हो चुके हैं और अब तक इस पर प्रशासन की नज़र नहीं पड़ी है। बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अभी कुछ लोग और हमारे बीच में मौजूद हैं। सर, अधिकतर आपने देखा होगा कि क्षेत्र में काफ़ी गाय बीच सड़क पर बैठी होती है जगह में, और गड्ढे भी हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे आना जाना करते हैं। तो इससे क्या असर पड़ सकता है आने वाले लोगों के लिए? राम सेतु पुल से लेकर राम सेतु चौक तक आप देख रहे हैं लाइन से बहुत सारे गड्ढे हैं। आए दिन दुर्घटनाएँ हो रही, बरसात का समय चल रहा है, पानी भरे रहता है, लोगों को दिखता नहीं है। लाइट की समस्या रहती है यहाँ पे, लोग आए दिन मतलब गिरते रहते हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं। हम लोग तो यहाँ पे एक फर्स्ट एड बॉक्स रखे हुए हैं, जो भी गिरते उठा के जाते हैं। आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम प्रशासन से बस इतना रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आए देखें गड्ढे को। कुछ ज़्यादा बहुत सारा काम नहीं कर सकते, कभी पेच वर्क कर दें, इस गड्ढे को भर दें, बस हम इतना ही चाहते हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि प्रशासनिक अधिकारी यहाँ से नहीं गुजरते होंगे? यहाँ पर हज़ारों लोग गुजरते हैं, वो भी गुजरते होंगे, लेकिन क्यों उनकी नज़र इन गड्ढों पर नहीं पड़ती? कुछ बड़े हादसा होने के बाद शायद उनकी नज़र इस गड्ढों पर पड़ोगी। अभी कुछ लोग और भी जुड़े हुए हैं। दोनों जी, आप युवा वर्ग के हैं, काफ़ी लोग यहाँ से आना जाना करते हैं। आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पे आ जा रहे हैं। काफ़ी बता रहे पिछले एक वर्ष से स्थिति खराब है यहाँ पे। अभी कई सारे दुर्घटनाओं के शिकार भी हो चुके हैं। क्या कहेंगे आप इस चीज़ को लेकर? देखिए इतना बड़ा गड्ढा यहाँ से आगे भी देखना है, हम नहीं हो रहा है, करना चाहिए, एक्सीडेंट बहुत होते हैं। शहर के कई ऐसे क्षेत्र हैं, सिर्फ यही नहीं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सड़कों पर गड्ढों ने अपना डेरा बना रखा हुआ है, लेकिन प्रशासन की नज़र इस पर आखिर क्यों नहीं जा रही है, ये सोचने की बात। क्या प्रशासन किसी बड़े घटना का इंतजार कर रही है? शासन को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और इन रोडों की मरम्मत करने की सख्त ज़रूरत है। मैं कैमरामैन राहुल के साथ पुरुषोत्तम द्विवेदी न्यूज़ के लिए। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अशोकनगर डीएलएस कॉलेज के सामने सड़क की हालत बद से बदतर हो चुकी है। हजारों लोग इस सड़क मार्ग से आना जाना करते हैं। दिन भर इस रोड से लाखों लोगों का आसपास के ग्रामीण इलाकों के रहने वाले लोग इस मार्ग से होते हुए शहर आते हैं और वापस भी इसी मार्ग से जाते हैं। साथ ही साथ कॉलेज होने की वजह से सैकड़ों छात्र छात्राओं का भी इसी मार्ग से आना जाना रहता है। आपको बता दें कि बरसात होने से गड्ढे में पानी भर जाता है, जिससे ये गड्ढे सड़क से गुजरने वाले लोगों को दिखाई तक नहीं देते और वे हादसे का शिकार बन जाते हैं। प्रशासन को इस सड़क की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए ताकि कोई बड़ी घटना घटित न हो जाए। समाज के लोगों को आने जाने और मुख्य धारा से जोड़कर समाज को एक धागे में पिरोने के लिए पहली बार
घासी घसिया समाज की प्रदेश स्तरीय बैठक बिलासपुर में आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश भर से समाज के लोगों ने अपनी सहभागिता दी और बिलासपुर में आयोजित बैठक में शामिल भी हुए। समाज के संभागीय अध्यक्ष अनूप बिडिका ने जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में आज भी घासी घसिया समाज बहुत पीछे छूटा हुआ है। ऐसे में उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए ऐसी बैठक की बहुत अधिक जरूरत थी। शहर के लखीराम ऑडिटोरियम में आज बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जिसके लिए पूरे प्रदेश भर से समाज के लोग एकत्रित हुए हैं। समाज में नेतृत्व के चयन के बाद अलग अलग क्षेत्र में समाज को आगे बढ़ाने और युवा वर्ग को ज्यादा से ज्यादा आगे लाकर समाज की भलाई के लिए प्रेरित करने का काम किया जाएगा। अनूप बिडिका, बिलासपुर संभाग अध्यक्ष। आज हमारे प्रदेश के सारे कोने कोने प्रदेश अध्यक्ष हमारे बुलाए हुए हैं। घासी घसिया समाज का सम्मेलन हो रहा है, जिसका अध्यक्ष पद का चुनाव होना है और हम चाह रहे हैं कि ऐसे प्रत्याशी हम चुने जिससे हमारे समाज का सुधार हो और हमारे जो अपने निचले स्तर में जो हमारे समाज में चला आ रहा है वो शिक्षा में और गरीब परिवार का शादी में और बहुत सारे ऐसा योजना जो हम सरकार तक हमारे योजना तक नहीं पहुंचा सकते हैं। इसका हमारे नए अध्यक्ष जो चुना जाएंगे इससे अपन बहुत से योजना का लाभ हमारे समाज को दिलाए, उसलिए हम चाहते हैं हमारे नए अध्यक्ष फिर। और बाकी हमारे आदरणीय जो मेरा अनूप बिडिका संभाग अध्यक्ष। सेजस लाल बहादुर शास्त्री अंग्रेजी एवं हिंदी माध्यम स्कूल में सरस्वती साइकिल योजना के तहत 32 छात्राओं को शनिवार को साइकिल प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में नगर विधायक अमर अग्रवाल एवं अध्यक्षता पार्षद विनोद सोनी एवं विशिष्ट अतिथि सेजस नोडल अधिकारी अनिल तिवारी, शाला विकास समिति के अध्यक्ष जगदीश पांडे प्रमुख रूप से उपस्थित रहे, जिनके कर कमलों से स्कूल के छात्राओं को यह साइकिल प्रदान की गई। हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। सरकार के द्वारा इस योजना के तहत हमें आज साइकिल मिली है। हमें स्कूल आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी, पर साइकिल मिलने के बाद हमें बहुत खुशी हो रही है और हमें आसानी होगी स्कूल आने से। सरकार को क्या कहना चाहिए? हम सरकार को एक ही चीज़ कहेंगे, धन्यवाद हमें ये साइकिल देने के लिए। क्या पैसे देंगे? मैं पायल निर्मलकर कक्षा 9वीं की छात्रा। बहुत बढ़िया योजना शासन की हमारे शासन में चालू किया गया था। डॉक्टर रमन सिंह के जो उसमें सीएम थे, लगातार योजना चालू है। अभी पूछ रहा था मैं चौकसी सर से, 9वीं क्लास की जो बच्चियां हैं उनको हर साल साइकिल दिया जाता है ताकि आस पास से इलाके जाती जारी साइकिल में आ जाए, अपनी पढ़ाई शिक्षा पूरी कर सके। 9वीं से 12वीं तक की बच्चों की पढ़ाई होती है, इसलिए उनको सरस्वती शिक्षा के उनको साइकिल दिया जाता है। आज छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो बीपीएल और SC ST छात्राओं को सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत साइकिल वितरण किया जा रहा है। इसमें हमारे यहाँ की 32 छात्राएं लाभान्वित होंगी। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में माननीय पूर्व मंत्री और बिलासपुर के विधायक श्री अमर अग्रवाल जी उपस्थित हो रहे हैं। साथ में इस वार्ड के पार्षद श्री विनोद सोनी जी और शाला विकास समिति के अध्यक्ष श्री जगदीश पांडे जी और अन्य सभी सदस्य उपस्थित हो रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग और सेजस नोडल अधिकारी श्री अनिल तिवारी जी और साथ में नगर निगम शिक्षा अधिकारी रेणुका पिंगले मैडम भी उपस्थित हो रही हैं। कार्यक्रम बिलासपुर जिले के मस्तूरी क्षेत्र में मारपीट करने का मामला सामने आया है। जी हां, आपको बता दें कि कुछ माह पूर्व में मोबाइल चोरी करने के मामले को लेकर घर में घुसकर मारपीट करने की घटना को कथित किया गया था। आपको बता दें कि मस्तूरी थाना क्षेत्र के सरगांव के रहने वाले सूर्यकांत टंडन ने मस्तूरी थाने में शिकायत दर्ज कराई कि पूर्व में उनका मोबाइल फोन चोरी हो गया था। गांव के ही तिलक टंडन के बच्चों का सूर्यकांत के घर में आना जाना लगा रहता था, जिस वजह से संदेह होने की वजह से सूर्यकांत ने अपने पड़ोसी तिलक के बेटों से पूछा कि कहीं फोन तुम्हारे पास तो नहीं है। इस बात को लेकर तिलक टंडन के पूरे परिवार ने रंजिश वश
धारदार हथियार से लैस होकर पीड़ित के घर में घुसे और पूरे परिवार वालों के साथ मारपीट की, जिसकी शिकायत मसूरी थाने में दर्ज कराई गई थी, जहां उचित कार्यवाही न करने की वजह से सूर्यकांत का पूरा परिवार आज पुलिस अधीक्षक के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंचा और अपना शिकायत की एक कॉपी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दिए, जहां पुलिस कप्तान रजनेश सिंह ने कार्यवाही करने का आश्वासन भी दिया। हम लोग दो मसूरी में है ना, कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा। मोबाइल के बारे से और मोबाइल के बारे से वो खेत गए थे तो लड़का ने पकड़ा था। किसका मोबाइल था वो? हम लोग का मोबाइल था वो। हाँ ठीक। तो उसको देखा तो उसके घर गया कि मोबाइल मेरा है दे दूँ ऐसा बोलकर, तो क्या मोबाइल आपका तेरा ऐसे बोलकर धमकी देने लगा। फिर वहीं पर दो ऐसे बात हुआ, लड़ाई झगड़ा टाइप पे ऐसे टाइप था। तो फिर अपने अपने घर आ गए। फिर बस्ती को फ़ोन किए, फिर हम लोग बोल रहे थे क्या रुक जाओ भैया, पहले रुक जाओ, क्या बात है उसको फिर सोच कर मारना ऐसे। तो आए सीधा मारपीट शुरू कर दिए। कितने लोग आए? और कम से कम हम लोग 20-25 आदमी थे। और कुदा लड़की लेडीज सबको कुदा कर मार रहे थे। मेरे को भी मारा, लेकिन मैं भाग कर। तो आपने थाने में शिकायत नहीं करी? थाने में शिकायत की, मैं तो पहले गया थे। तो उसके बाद शिकायत किए, तो फिर वहाँ शिकायत किए ना, तो भैया जो है ना चंद्रभान, वो वहाँ पर बोला तो फिर 4 आदमी का नाम लिखा। हम लोग बहुत आदमी मारा था। तो उसके बाद बोल रहा था कि उसके मामा को लिखूँ, उसको भूल गया, ऐसे बोल रहा था। तो हम लोग बोला ठीक है पहले इतने ही कर दो सर कि कुछ कार्रवाई हो कर दो ऐसे बोलकर। तो ठीक है ऐसे बोलकर फिर धमकी दिया। फिर उसके बाद जाओ ऐसे बोल दिया। अभी एसपी साहब से आप मिले तो क्या बोला उन्होंने? वो कार्रवाई होगा ऐसा बोला है। ठीक है। जैसे नहीं होगा तो हम लोग फिर यहाँ पर आएंगे सर। क्या नाम? बिलासपुर पुलिस अधीक्षक द्वारा चिकित्सालयों और मेडिकल नर्सिंग कॉलेजों की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण बैठक रखी गई, जिसमें शासकीय अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, नर्सिंग कॉलेजों के साथ ही साथ संवेदनशील स्थानों में CHC एवं PHC में पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम करने की बात कही गई। साथ ही साथ किसी तरह की आपातकालीन स्थिति संस्थानों में न बन जाए और उस स्थिति में 112 इमरजेंसी का उपयोग करने को लेकर कहा गया। साथ ही साथ संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। नजदीकी थाना प्रभारी CSP एवं SDOP अधिकारियों का मोबाइल नंबर अपने संस्थान के बाहर चस्पा करके रखें, ताकि कोई अप्रिय घटना के वक्त अधिकारियों से संपर्क बन सके। इसके अलावा हॉस्टल एवं संसाधनों में असामाजिक तत्वों को नशा करके प्रवेश न करने की सख्त रोक लगाने की बात भी कही गई। बिलासपुर पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो है कल बिलासागुड़ी में एक चिकित्सा संस्थानों के सभी प्रशासनिक अधिकारियों एवं नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्यों की मीटिंग ली गई, जिसमें संस्थान में काम करने वाले एवं उनमें आने जाने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें प्रमुख रूप से CCTV कवरेज, अंधेरे स्थानों में लाइटिंग और प्राइवेट सुरक्षा गार्डों की व्यवस्था पर बात हुई, जिसमें अधिकांश संस्थानों ने उनके यहाँ गार्ड एवं अन्य संसाधन उपलब्ध होना बताया गया। और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इस संबंध में पुलिस की पेट्रोलिंग को ये निर्देश जारी किया गया है कि वो दिन में और रात्रि गश्त के दौरान जो है प्रतिदिन जाएं, वहाँ एक पंजी का निर्धारण किया जाए, जहाँ पर जाकर के ड्यूटी डॉक्टर से मिलें और खैरियत की जानकारी नोट करें। इसी प्रकार जो है संस्थानों को ये निर्देश दिया गया है कि उनके यहाँ काम करने वाले जो सुरक्षा गार्ड हैं उनका जो है अनिवार्य रूप से पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाए और सर्टिफाइड संस्थाओं से ही ऐसे गार्ड जो है हायर किए जाएं। अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ द्वारा विगत कई वर्षों से बिलासपुर शहर एवं आसपास के क्षेत्रों में मानव धर्म के प्रचार प्रसार कार्य में अपना योगदान दे रहा है। इस्कॉन बिलासपुर प्रचार केंद्र बिलासपुर द्वारा पूर्व वर्षों के अनुसार ही इस वर्ष भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी महाउत्सव का आयोजन तिफरा काली मंदिर के पास स्थित ग्रैंड लोटस में दिनांक 26 अगस्त 2024 सोमवार को किया जाएगा। इस संबंध में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम प्रातः 4:30 बजे मंगल आरती के साथ प्रारंभ होगा एवं संध्या काल 6 बजे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कृष्ण जन्माष्टमी का क्या क्या रहेगा, किस तरह से आयोजन होगा, किस तरह से पूजा होगी और कब तक ये चलेगा? सर्वप्रथम तो है भगवान की मंगला पूजन होगी, जो कि सुबह 4:30 बजे होएगा।
सुबह 4:30 बजे मंगला आरती होने के बाद भगवान का जैसे भोग लगता है, श्रृंगार होता है, उसके बाद उनका शयन होता है। फिर बाद में जो है भगवान को जहाँ कार्यक्रम स्थल है वहाँ पे स्थापित किया जाएगा। स्थापित होने के पश्चात जो है उनका अभिषेक प्रारंभ होगा। अभिषेक में जो है विभिन्न जो सनातन धर्म की पद्धति है उसके अनुसार अभिषेक किया जाएगा। वहीं कीर्तन होगा, भजन होगा, 56 भोग लगेगा, श्रृंगार होगा, महाआरती होगी। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है जिसमें जो है विभिन्न जगहों से आए हुए लोग, शहर के बच्चे, बूढ़े और नौजवान जो हैं उसमें भाग ले रहे हैं। इसके अलावा खैरागढ़ से आए हुए हमारे जो कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी उसमें प्रस्तुति देंगे। हमने प्रयास किया है कि जो प्रभुपाद हैं हमारे आचार्य, उनकी जीवनी भी वहाँ पे प्रस्तुत की जावे, ताकि जो है उन्होंने क्या संघर्ष किया है सनातन धर्म को व्यापक रूप से विश्व में फैलाने के लिए, वह भी एक देखने योग्य चीज़ें रहेगी। अपना परिचय बता दीजिए। और प्रसाद की व्यवस्था रहेगी। अपना नाम बता दीजिए। प्रशांत कुमार अग्रवाल। कल महोत्सव होगा। कल विशेष करके हमारे जो भक्त लोग जुड़े हैं, जो नियमित रूप से हमारे केंद्र से आते हैं और उनके द्वारा जो हम भगवान को पहला दर्शन करेंगे सुबह 4 बजे, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। उसके बाद फिर हम भगवान के अभिषेक कराएंगे और फिर श्रृंगार होगा और फिर भगवान को भोग लगेगा। इस प्रकार से भगवान की कथा होगा, भगवान के जो कृष्ण लीला के आधारित है। और फिर जो है शाम को 4 बजे फिर से हम भगवान को स्थापन कराएंगे उनके जो सिंहासन पे, और साथ साथ जो है राधा कृष्ण का अभिषेक उत्सव शुरू होगा। तो उसमें 2 प्रकार का अभिषेक है, एक जो है जनसामान्य के लिए, बाकी जो भक्तों के लिए, और साथ साथ में अलग अलग प्रकार का कार्यक्रम होगा। भगवान का भजन होगा, भगवान का कीर्तन होगा, नृत्य होगा और सबके लिए भगवान के महाप्रसाद का। अपना परिचय बताओ। जुगल किशोर दास। अभनपुर के गोबरा नयापारा में गैस सिलेंडर में पानी निकलने के मामले में अब नाराज उपभोक्ताओं ने गैस एजेंसी के खिलाफ मोर्चा खोलकर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। लोगों की शिकायत पर हाल ही में खाद्य विभाग से निरीक्षक श्रद्धा चौहान ने विनय गैस एजेंसी में छापा मारा। इस दौरान सिलेंडर में 8 से 9 किलो पानी मिला, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं होने से उपभोक्ताओं में खासा आक्रोश नजर आया है। वहीं अब के बाद एक और मामला सामने आ रहा है, जहां एजेंसी संचालक का कहना है कि डायरेक्ट प्लांट से सील्ड पैक सिलेंडर आता है। अब प्लांट में खराबी है, ड्राइवर या ट्रांसपोर्ट ने कुछ किया है, यह कह पाना मुश्किल है। तो आखिर कौन गड़बड़ झाला और गैस सिलेंडरों में धांधली को कौन अंजाम दे रहा है? कार्यवाही कब होगी, ये एक बड़ा सवाल है। आगे आंदोलन की चेतावनी देते हुए हम लोग उग्र हो जाएंगे इसके बाद, क्योंकि बार बार पानी निकलने से क्या है, हम भी परेशान हो रहे हैं, घर वाले भी परेशान हो रहे हैं। कितना बार उसका वो कार्यालय जाएंगे, अपन ऑफिस जाएंगे, बार बार वही थोड़ी करते रहेंगे। एक बार आंदोलन की उग्र चेतावनी देते हैं भैया, जब तक समाधान नहीं होता तब तक अपन रखे इसको। समाधान होने पे, जैसे ही समाधान होगा उसके बाद रिफिलिंग कराना चालू कर लेंगे अपन। अभी 2 साल से कर रहे हैं कम से कम। पानी का तो अभी 6-7 महीना हो गया होगा, लेकिन ये लोग पहले गैस को चुराते थे। पूरा सिलेंडर वजन में कम आता था, जब सही साथ तौलो तो वो तौलने नहीं देता था। उसका कोई गुंडा रखे हैं, वो किसी को तौलने नहीं देता वहाँ स्पॉट में। अब रफ टफ, इतना रफ टफ है बात उन लोगों को, जैसे कि उन लोगों का दादागिरी है। पेमेंट भी 10 रुपए एक्स्ट्रा लेंगे। उसके बाद राम खिलावन साहू, मेरा टंकी 22 तारीख को खत्म हुआ, फिर देखा वजन कैसे, टंकी पूरा वजन था लेकिन उसमें पानी निकला है। जब गया वहाँ एजेंसी बात किया है पुलिस पटर के साथ, तो आया था छापा मारने के लिए, लेकिन कुछ भी कार्रवाई नहीं किया अभी तक। अब अभी फोन कर रहे थे, फोन भी नहीं उठा रहा। कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है। अगर हम अकेले जाते हैं तो वो बात करते कि पैसा ले लो और जितना लीटर पानी उतना पैसा ले लो, ऐसा करके बात करते हैं। और अगर उचित कार्रवाई अगर नहीं होता है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। और इससे क्या है, गरीब लोगों को बहुत नुकसान, आम जनता को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। और सरकार को उज्ज्वला योजना का गलत फायदा HP गैस एजेंसी के द्वारा उठाया जा रहा है।
जो कि आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ आयुषी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।